बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 23वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मुझे तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल दिखाई दे रहा है। बगैर झिझके फिजान मामा के पास जाओ और उनसे साफ कह दो कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो और उनसे शादी करना चाहती हो। वो दोनों टेरिस पर मौजूद थे और इनिया की बनाई हुई कोल्ड कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। इस मशवरे पर इनिया ने सर उठाकर उसे यूं देखा जैसे उसकी अकल पर शक गुजरा हो। पागल हुई हो क्या? मैं कैसे कह सकती हूँ? तो क्या मैं कह दूँ? मावा ने दूबदू कहा था। मोहब्बत खुद की है तो इजहार भी खुद ही करना पड़ेगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। तुम जाकर कह दो प्लीज़, मेरी तो हिम्मत नहीं होगी, उसने बेचारगी से कहा। हिम्मत ना हो तो मोहब्बत जैसा मर्ज पालना नहीं चाहिए, मावा ने बेदर्दी से कहा। बुज़दिलों की तरह मुँह छुपाकर कोने में पड़े रहना चाहिए। अजीब लड़कियों, बजाय ये कि मेरी मदद करो मुझे ताने दे रही हो। वो खफा हुई। मदद और कैसे की जाती है? मावा ने तुरंत पूछा। मैं मशवरा दे तो रही हूँ, जाकर फ़ौरन से पेशतर इजहार मोहब्बत करो। अभी तो तुम्हारे पास चांस है, यानी वैकेंसी खाली है। ऐसा ना हो कल को कोई और छमक चल लो, इस वैकेंसी पर गासबाना कब्जा कर ले और तुम मुँह देखती रह जाओ। उसने अपने हिसाब से सनसनी फैलाई और हस्बे तवक्को वो गायब भी हो गई। ऐसा भी चांस है मावा, देखो ये दुनिया है और दुनिया में कुछ भी हो सकता है। फिर इतने हैंडसम है मेरे फिजान मामा, कोई वजह नहीं है कि कोई दूसरी लड़की उनमें इंटरेस्ट ना ले। तुम मुझे डरा रही हो मावा, उसने रूहान सी होकर कहा। शाबाश, वेरी गुड, मावा पुरजोश होकर बोली थी। जितना ज़्यादा डरोगी उतनी जल्दी जाकर फिजान मामा से अपने दिल का हाल बयान करोगी। इनिया गहरी सोच में डूब गई, फिर नफ़े में सर हिलाने लगी। मुझसे नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ सर क्यों खपा रही हूँ? मावा ने झुंझला कर कहा था। मैं जाकर इजहार नहीं कर सकती मावा, मुझे शर्म आएगी। पर आखिर उसने सर चुगल दिया। हाँ तो ठीक है ना, तुम बैठकर शर्माती रहो, मैं तब तक फिजान मामा के लिए कोई और लड़की तलाश कर लूँगी। बहुत ही बदतमीज़ हो, मेरी दोस्त होकर मुझे ही नुकसान पहुँचाओगी, उसकी तोता चश्मे पर उसने सदमे से कहा। तो और क्या करूं? मावा ने साबका अंदाज में पूछा। फिजान मामा ने जदोजहद से भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, छोटी उम्र में प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए थे, कम उम्र में बहुत सी जिम्मेदारियां उठाई। मुझे लगता है इतनी जदोजहद ने उनके गिर्द हसार खींच दिया कि वो ज़िंदगी के असल रंगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। सोचा था तुम जैसी लड़की उनका हसार तोड़ेगी तो वो असल खुशियों की तरफ मतवज्जे होंगे, लेकिन तुम तो भाई बहुत ही दबो निकली। हाँ तो मैं क्या करूँ? दबो नहीं हूँ, लेकिन ये बात कुछ अजीब सी नहीं लगती कि? अरे कुछ अजीब नहीं लगता। मावा उसे कायल होता देखकर फिर बैठ गई और पुरजोश अंदाज में बोलने लगी। तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करना पड़ेगी, उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ेगा। वो तो नाक की सीध में चलने के आदी हैं, इर्द गिर्द ध्यान ही नहीं देते। अब उन्हें क्या पता उनके आसपास एक ऐसी लड़की मौजूद है जो खूबसूरत भी बहुत है और उनकी मोहब्बत में भी मुब्तला है। सारी ज़िंदगी मोहब्बत में नाकामी का गम दिल से लगाकर ज़िंदा नहीं रहना चाहती। तो मेरी बात मान लो, जाकर खुद ही इजहार कर दो। इस आस में रहोगी कि वो खुद पेशकदमी करे तो फजूल है। सारी ज़िंदगी चुपचाप गुजार लेंगे, दिल की बात ज़बान पर नहीं आने देंगे। तुम्हें लगता है वो भी मुझसे? उसने बेसाख्ता खुश होकर पूछा। तुम्हें किस बात की कमी है कि कोई तुमसे मोहब्बत ना करे? बस ये है कि फिजान मामा की दूरों नज़दीक दोनों की नज़र कमज़ोर है। तुम्हें शादी के बाद दोनों तरह की ऐनकें उठाकर फिरना पड़ेंगी। वो जो संजीदगी से सुन रही थी इस बात पर हंसती। तुम भी ना मावा। अरे मावा को छोड़ो, अपनी बात करो, मावा ने लापरवाही से कहा। कब करोगी हिम्मत? अच्छा सोच कर बताऊँगी, उसने बलाखिर हामी भरी। इसमें सोचने की क्या बात है? मावा मज़ा होकर पूछने लगी। जो करना है जल्दी करो। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना शौक है कि फिजान मामा सुनहरी शेरवानी पहनकर सफ़ेद घोड़ी पर बैठे और मैं अकड़ कर अपने मामा की बारात के आगे चलूँ। एक तो उसका ये पता नहीं चलता था किस वक्त संजीदा होती है, किस वक्त गैर संजीदा। अगर तुमने सोचने में ज़्यादा वक्त ज़ाया किया तो सचमुच कोई और लड़की तलाश कर लूँगी। अच्छा बाबा, लेकिन मुझे होमवर्क तो मुकम्मल करने दो। मुझे क्या पता ऐसे मौके पर क्या कहा जाता है। अच्छा तुम बताओ, तुमने शहरोज़ से किस तरह इजहार मोहब्बत किया था? यार मेरा और शहरोज़ का ऐसा कोई सीन नहीं था, मामा ने लापरवाही के साथ नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा। हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि कभी इस बात पर सोचने का ख्याल ही नहीं आया कि हमें मोहब्बत है या नहीं। बस हमें पता था हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी जब इंगेजमेंट की बात उठी तो हम दोनों में से किसी ने भी एतराज़ नहीं किया और बगैर किसी रोमांटिक सिचुएशन के हमारी मंगनी हो गई। वाह कितनी लकी थी तुम मावा, इनिया ने हसरत भरे अंदाज में कहा। काश मैं भी तुम्हारे मामू की कज़न होती और हमारी मंगनी इसी तरीके से बगैर किसी झंझट की हो जाती जैसे तुम्हारी और शहरोज़ की हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, हिम्मत करके उनके सामने चली भी गई तो कहूँगी क्या? शुक्र अदा करो तुम उनकी कज़न नहीं हो, वरना तुमको भी उन्होंने फ़ौरन अपनी बहन बना लेना था जैसे बाकी कज़न्स को बनाए बैठे हैं। अपनी इसी बुरी आदत की वजह से अब तक कवारे बैठे हैं फिजान मामा, वरना कब की उनकी नया पार लग चुकी होती।
मावा ने ताज्जुब भरे अंदाज में अपना मखसूस तबसरा किया था। इससे कबल कि इनिया कुछ कहती शाजिया उसे बुलाने आ गई। सरबत ने उसे बुलवाया था। तुम बैठो मावा, मैं 10 मिनट में वापस आती हूँ। नहीं, फिर आओगी या अच्छी तरह सोच कर तुम ही आ जाना, मैं चलूँ, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। मावा भी इनिया के साथ ही सीढ़ियों की तरफ आ गई थी। आपने बुलवाया था मम्मी? इनिया ने बेडरूम में दाखिल होते हुए सरसरी सा पूछा। उसका ख्याल था कोई रूटीन की बात होगी, लेकिन सरबत को सूटकेस पैक करता देखकर चौंक गई। ये क्या, आप क्या कर रही हैं, कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं कुछ रोज़ के लिए तुम्हारे मामू के यहाँ जा रही हूँ, सरबत ने मसरूफ़ियत भरे अंदाज में जवाब दिया। क्यों? उसे एकदम परेशानी ने घेर लिया। मेरा मतलब है, इतना अचानक आपने मामू के यहाँ जाने का इरादा कैसे कर लिया? कल तक तो आपको कोई प्लान नहीं था। सरबत ने लहाजा भर के लिए उसे देखा। इतना तो उन्हें अंदाज़ा था कि वो परेशान हो जाएगी, तब भी उसके इस हर मतवक्का सवाल का जवाब पहले से तैयार कर रखा था। अम्मा पिछले दिनों बीमार रही हैं, मैंने सोचा कुछ दिन के लिए उनके पास चली जाती, उनका दिल भी बहल जाएगा और मेरी उदासी भी दूर हो जाएगी। रात ही इरादा किया जाने का। इनिया खामोशी से उनका चेहरा देखने लगी। फौरी तौर पर उसे उनकी बात पर एतबार नहीं आया था। नानू से मिले हुए तो मुझे भी बहुत दिन हो गए, मैं भी चलूँ आपके साथ? कॉलेज का क्या करोगी? छुट्टी ले लूँगी, उसने जल्दी से कहा। कितने दिन की छुट्टी? 1 हफ्ते की तो मिल जाएगी। और उसने फ़ौरन ख्याल जाहिर किया। और अगर मेरा 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ ठहरने का प्लान बन गया तो? सरबत ने पूछा। और तुम भी साथ चली गई तो मुझे फ़िक्र रहेगी मेरी गैर मौजूदगी में कोई तो हो जो तुम्हारे डैडी और भाइयों का ख्याल रखे। इतने दिन क्यों स्टे करना है, आप जल्दी आ जाइएगा, उसने ज़ोर देकर कहा। नहीं इनिया, इस बार मेरा क़याम तवील होगा, अम्मा के बगैर दिल बहुत उदास है मेरा। वो मुसलसल नज़रें चुरा रही थी। और इतने दिन आपके बगैर हम जो उदास होंगे, उसने खफकी से कहा था। तुम्हें तो आदत डालना चाहिए, कल को शादी होना है तुम्हारी, सारी ज़िंदगी तुम माँ के साथ नहीं रह सकती, सरबत ने मुस्कुराकर प्यार से कहा। जब शादी होगी तो देखा जाएगा, अभी से क्या मुसीबत आई है कि मैं आदत डाल लूँ, उसने खफकी से कहा। और वली, उसको तो रुखसत होकर कहीं और नहीं जाना कि आपके बगैर रहने की आदत डाले, वो बहुत उदास हो जाएगा। मैं उसे समझा कर जाऊँगी, बाकी तुम संभाल लेना, सरबत ने उसके करीब बैठते हुए कहा। तौबा, इतने फसादी हैं आपके बेटे, दोनों मिलकर मेरा नाक में दम कर देंगे, मैं तो नहीं संभाल सकती, उसने झुंझलाहट से कहा। संभाल लोगी, मैं जानती हूँ, सरबत ने पूरी यकीन लहजे में कहा। फिर उसकी पेशानी पर प्यार से बोसे देते हुए बोली। तुम पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा मान है, इतनी प्यारी बेटी हो तुम मेरी कि कभी कभार मैं सोचती हूँ काश मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास रख सकती। हाँ, तो मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगी ना। ऐसे नहीं होता ना मेरी जान, बेटियों को एक न एक दिन रुखसत होकर अपने असल घर जाना ही पड़ता है, जो उनके शौहर का घर होता है, सरबत ने रसान से कहा था। आज आपको बार बार मेरी शादी का ख्याल क्यों आ रहा है, उसने उलझ कर पूछा। शायद इसलिए क्योंकि आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। सोचती हूँ हर बेटी पर ऐसा वक्त आता है जब वो माँ को याद करती है और तन्हा होती है। ये वक्त तुम पर भी आएगा, उन्होंने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा। नहीं नहीं आएगा, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते, दुआ किया करो अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे, तुम्हें इतना बेहतरीन शरीक हयात मिले जो तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस ही ना होने दे। इनिया के तसव्वुर में फिजान का रोशन चेहरा आ गया। पता नहीं मम्मी को पता चलेगा तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, उसने सोचा। मम्मी कह रही थी, ये जो ज़िंदगी होती है पहाड़ की चोटी सर करने जैसी होती है, ख़ुसूसन औरत के लिए। कुछ इंसानों को बिल्कुल सीधी पगडंडी उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन कुछ लोगों के रास्तों में तकदीर रुकावटें खड़ी करती रहती है, कभी उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए तो कभी उनका हौसला जांचने के लिए। कामयाब इंसान वो होता है जो हौसलामंदी के साथ बगैर भटके पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाए। मैं चाहती हूँ तुम वलीद और वली कामयाब इंसान बनो। उनका अंदाज़ खुद कलामी का सा था। इनिया चौंक कर उन्हें देखने लगी। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, सरबत चौंक सी गई, फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें अपने डैडी और भाइयों का ख्याल रखना है और जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना है। हो सकता है इस दौरान दानियाल तुम्हारी शादी का इशू उठाएं और तुम्हें फ़ैसले का इख्तियार दे। मैं चाहती हूँ तुम जो भी फ़ैसला करो बेहद समझदारी से करो। मम्मी, इनिया ने उलझ कर उन्हें टोका। हर आन उसकी उलझन में इजाफा हुआ था। क्या आपका और डैडी का झगड़ा हुआ है? नहीं, सरबत सटपटा गई। फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मेरी शादी ऐसा इशू तो नहीं है कि डैडी आपकी गैर मौजूदगी में कोई फ़ैसला कर लें। 10 नहीं तो 15 दिन के बाद तो आपको वापस आ ही जाना है। जो भी होगा आपकी मौजूदगी में होगा। और फिर मुझे भी तो अभी शादी नहीं करनी, MSc तो कर लूँ, फिर इसके बाद देखा जाएगा। आप एक बार वली और वलीद को भी बता दें कि आप कुछ दिन नानों के पास गुजारने जा रही हैं और कोई बात नहीं। उसने एक और जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली। सरबत जो उसे बहुत कुछ समझाना चाह रही थी, कुछ भी ना कह सकी। उन्हें यकीन था दानियाल उन्हें मनाने ज़रूर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ दिल अजीब से खदशात का शिकार भी था। तभी वो एक बार तीनों बच्चों का जहन बनाना चाह रही थी और बाज़ औक़ात हम बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। सरबत के साथ भी यही हुआ था। ठीक है, मैं उन दोनों को समझा दूँगी। सरबत ने गहरी सांस भरते हुए खुद को हालात के धारे के हवाले कर दिया था।
चंद रोज़ बाद जलाल समीना के ड्राइंग रूम में मौजूद था और तजब्जुब की कैफियत में बैठा पहलू पर पहलू बदल रहा था। शादी की मिन्नतों के बाद मजबूर होकर आ तो गया था, लेकिन अब समझ में नहीं पा रहा था उसे बात कहाँ से शुरू करना चाहिए। यह भी अच्छा था कि आज घर पर मावा मौजूद नहीं थी। पिछले 3 बार वो समीना से शादी और मावा के रिश्ते की बात करने आया, तब मावा मौजूद थी। डर के मारे जलाल ज़बान पर एक लफ्ज़ नहीं ला सका कि कहीं ये लड़की उस पर न बरस पड़े। हालांकि हर बार वो बैठी जलाल से बातें करती रही थी और एक अच्छे मेज़बान की तरह उसे कंपनी दी थी। उसे समीना आंटी बहुत अच्छी लगी थी। वो बहुत मेहरबान और पुरशफ़क़त अंदाज की खातून थी। जलाल को यकीन था अगर उन्हें शादी के रिश्ते वाली बात पसंद आई तब भी वो बुरे तरीके से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेगी और मुनासिब तरीके से उसे टाल दिया। अलबत्ता मावा के बारे में तो वो बेहद पूरी यकीन था कि अगर उसे ये बात ज़रा भी नागवार लगी तो जलाल को घर से निकालने में 1 मिनट की भी ताख़ीर नहीं करेगी। अभी वो इसी कश्मकश में था कि समीना किचन से सजी सजाए ट्रॉली धकेलती निकली। इतने लवाजमात देखकर जलाल चकरा गया। आपने ख्वामखा इतना तकल्लुफ़ किया आंटी, मैं तो बस कुछ ज़रूरी बात करने आया था आपसे। तो क्या ये ज़रूरी बात चाय पीते हुए नहीं हो सकती? समीना ने मुस्कुराकर कहा। चाहे तो ठीक है, लेकिन ये सब। उसने ट्रॉली में सजे लवाजमात को देखा। अरे इतना कुछ नहीं है, जब सब कुछ चखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया सब। और वैसे भी ये अखरोट का हलवा और चिकन रोल तो मावा ने स्पेशल तुम्हारे लिए बना कर रखे हैं। कह रही थी मम्मी जलाल मेरी गैर मौजूदगी में आया तो उसे ज़रूर खिला दीजिएगा। तुमने शायद बताया था उसे कि तुमको ये दोनों चीज़ें पसंद हैं। समीना ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जलाल ने प्लेट पकड़ते हुए खामखास बात में सर हिला दिया। उसे याद नहीं था कि कब उसने मावा को अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताया था, लेकिन वो इस कदर उलझा हुआ था कि इस बात पर गौर ही ना कर सका। तुम कोई बात करना चाह रहे थे? समीना ने उसे चाय देते हुए पूछा। बात दरअसल कुछ यूँ है आंटी, मैं समझ नहीं पा रहा मुझे कहाँ से बात शुरू करना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि घर के किसी बुज़ुर्ग को आपके पास भिजवाया जाए, लेकिन आप शादी को जानती नहीं, इसलिए शादी कह रहा था मैं पहले आपसे बात कर लूँ, फिर उसे आपसे मिलवा दूँ। फिर वो सर झुकाई यूँ बोल रहा था जैसे घर से सबक रट कर आया और बार बार उलझता हो। जलाल बेटे, क्या यूँ मुनासिब नहीं है कि आपको जो कुछ भी कहना हो बिना डरे या झिझके कहिए, वरना जिस तरह आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, बात मुकम्मल कर पाएंगे ना मैं समझ सकूंगी। समीना ने शान से कहा। तब जलाल ने गहरी सांस अंदर खींची और इस तरह नौ बात का आगाज़ किया। मैं यहाँ ये बात करने नहीं आना चाहता था आंटी, लेकिन सादी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। आपको प्लीज़ मेरी बात अच्छी ना लगे तो। उसने तमहीद बांधी। और ये सादी कौन है? समीना ने पूछा। सादी मेरा दोस्त है आंटी, बहुत अच्छा लड़का है, कानून दान बन रहा है। 3 बहनें 2 भाई हैं। सादी सबसे छोटा है। फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियल स्टेटस भी स्ट्रॉन्ग है। तुम अपने दोस्त के बारे में इतनी सारी मालूमात मुझे क्यों दे रहे हो जलाल? समीना ने उलझ कर पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त आपकी बेटी को पसंद करता है और उनसे शादी करना चाहता है। बल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। क्या? समीना के लबों से महज यही लफ्ज़ निकला। प्लीज़ आंटी आप गुस्सा मत कीजिएगा, मैं जानता हूँ किसी की बेटी का रिश्ता मांगने का ये दुरुस्त तरीका नहीं है। शादी को अपने बुज़ुर्गों को लेकर आना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। आप प्लीज़ नाराज़ ना हो, उसने जल्दी जल्दी कहा। समीना सर पकड़े बैठी थी और उनके चेहरे पर सदमा रकम था। मैं नाराज़ नहीं हूँ जलाल, समीना ने आहिस्ती से कहा, लेकिन मैं शॉक्ड ज़रूर हुई हूँ। मुझे लगा था तुम कुछ और कहने आए हो। आंटी दरअसल लड़के बहुत जज्बाती होते। जिस दिन से उसने मावा को देखा वो उसी के बारे में बात करना चाहता। आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसने मेरी कितनी मिन्नतें की कि मैं आपसे इस बारे में बात करूँ। वो डरते डरते और नाप तोल कर कह रहा था। आखिर को उनकी बेटी की बात कर रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी, मुझे दोस्त की मोहब्बत में भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। आखिर हर ख़ानदान के कुछ तौर तरीके, कुछ रवायात होती हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए। आपने तो तहम्मुल से मेरी बात सुनी। इसी ड्रामे डर से मैंने मावा के सामने बात नहीं की कि अगर उनको बुरा लगा तो वो तो मेरा सर ही फाड़ देगी। समीना ने चौंक कर उसे देखा, फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे खुशी है कि तुम मावा को इतनी अच्छी तरह समझते हो, वो वाकई तुम्हारा सर फाड़ देती, समीना ने संजीदगी से कहा था। जलाल दिल ही दिल में मुतमईन हुआ कि मावा यहाँ मौजूद नहीं है। मैं चलता हूँ आंटी, उम्मीद है आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना होगा, लेकिन आंटी अगर शादी पूछे तो उसको इनकार की क्या वजह बताओ? वो जाते जाते रुक कर पूछने लगा। समीना ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा, फिर गहरी सांस भरकर बोली, तुम अपने दोस्त से कह देना मावा उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह जलालुद्दीन को पसंद करती है। बल्कि पसंदीदगी बहुत छोटा लफ्ज़ है, वो सिर्फ दरअसल जलालुद्दीन से मोहब्बत करती है। अब से नहीं, उस दिन से जिस दिन जलालुद्दीन ने उसकी माँ की जान बचाई थी, समीना ने ठोस लहजे में कहते हुए जैसे उसके सर पर धमाका कर दिया था। जी? जलाल शशदर सा होकर उन्हें देखने लगा। उसे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया था। तुम अपने दोस्त से कह देना मावा उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो जलालुद्दीन को पसंद करती है। बल्कि पसंदीदगी बहुत छोटा लफ्ज़ है, वो दरअसल जलालुद्दीन से मोहब्बत करती है। अब से नहीं, उस दिन से जिस दिन जलालुद्दीन ने उसकी माँ की जान बचाई थी।
जलाल हक्का बक्का समीना को देख रहा था, जो मुतमईन लेकिन थोड़ी सी शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। किसी माँ से उसकी बेटी के मुतालिक ऐसी बात सुनना अजीब लगता है। मैं जानती तुम्हें अजीब लगा होगा, ये मशरकी माशरे की कज़गन है, लेकिन ये भी तय है कि माँ मशरकी माशरे की हो या मगरबी माशरे की, अपनी औलाद की खुशी के लिए हर कदम उठाने पर तैयार हो जाती है। यही सोचकर मैंने मुनासिब समझा कि एक बार तुम्हें आगाह कर दूँ। तुम अपने दोस्त के लिए मावा की बात करने आए हो, इसका मतलब तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये इतनी दुख की बात है कि मैं समझ भी नहीं पा रही मावा को किस तरह बताना है। समीना सर हाथों में गिराए कह रही थी। आंटी वो मैं उसने कहना चाहा, लेकिन समीना ने उसे टोक दिया और लजाजत से बोली, कुछ ना कहो जलाल, मुझे इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। फिर प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे सोचने दो मावा को ये खबर किस तरह दूँ, वो बहुत अफसरदा हो जाएगी। वो बहुत फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। जलाल सर झुकाकर वहाँ से निकला। समीना ने उसके हाथों में ऐसी गुत्थी थमा दी थी जिसका सुलझना मुश्किल दिखाई देता था। मेरा यकीन करो अबीर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और उसने वाज़ेह तौर पर मेरी तरफ इशारा करके उस लड़के से कोई बात की थी। तन्वा ने आजिज़ आते हुए कहा। वो कब से अबीर को मामले की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अबीर संजीदा होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी तान एक ही बात पर अटकी हुई थी। तन्वा का सरासमगी और परेशानी से बुरा हाल था। तुम्हें किस बात पर एतराज़ है आखिर? अरूज के उस लड़के से बात करने पर या तुम्हारी तरफ इशारा करने पर? अबीर ने अपनी फाइल गोद में रखते हुए साबका अंदाज में पूछा। वो दोनों क्लास के बाद ग्राउंड में बैठी हुई थी। चूँकि ब्रेक टाइम चल रहा था इसलिए ग्राउंड में रश था। अबीर समझने की कोशिश करो, उसने बेचारगी से कहा। अच्छा करती हूँ, अबीर ने सादतमंदी से कहते हुए फाइल बंद की और उस पर कूनियाँ टिकाकर संजीदगी से उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे तफसीलन बताना होगा कि तुम्हारी और शबी और लबास की क्या बातें हुई। एकदम उसकी आंखें शरारत से चमकने लगी। तन्वा ने बेसाख्ता अपना सर पीट लिया। कितनी बार बताऊं, कोई बात नहीं हुई। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? अबीर ने सुलग कर पूछा। कोई होगा जो इस बात पर एतबार करे। बताओ, वो मंगेतर आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे, गाड़ी में बिल्कुल तन्हा हो और आपस में कोई रोमांटिक बात भी ना करें। ना भाई ना, मैं तो इस फास्ट झूठ पर गलती से भी भरोसा नहीं कर सकती। अबीर तुम्हें क्या लगता है मंगेतर आपस में हर वक्त रोमांटिक गुफ्तगू करते रहते हैं, उन्हें कोई ढंग का काम नहीं होता? तन्वा तड़ाक कर पूछने लगी। अबीर ने चंद लम्हे सोचा, फिर हसरत भरे लहजे में बोली, रोमांस से ज़्यादा ढंग का काम और क्या हो सकता है? अबीर यार मुझे क्या पता मेरी कौन सी मंगनी हुई है। फिर मैं बताती हूँ, मंगेतर हर वक्त रोमांस नहीं झाड़ते, उनके पास भी अक्ल वाली बातें होती हैं करने के लिए। तो मेरी प्यारी सहेली, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि वो अक्ल वाली बातें कौन सी है जो तुम और शबी आपस में डिस्कस कर रहे थे। अबीर तुम इसी बात के पीछे क्यों पड़ गई? और उस वाली बात पर ध्यान दो ना, उसने धमकी दी थी, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती। यकीन मानो मैंने अपनी गुनहगार आंखों से उसे अपनी तरफ इशारा करते देखा था, और मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा था कि गाड़ी में शबी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था। अबीर ने जोर देते हुए कहा। जिस वक्त शबी की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी उसी वक्त अबीर की कॉलेज बहन उनसे कुछ फासले पर खड़ी थी। शबी भाई ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, मैंने उनका हाथ पकड़ा था। तन्वा ने तहम्मुल से कहा। अल्लाह अल्लाह, अबीर ने गैर संजीदगी से अपना गाल पीट डाले। इतनी बोल्डनेस, शक्ल से तो बड़ी शर्मीली लगती हो तन्वा। तन्वा ने उसे बुरी तरह घूरा, फिर अपनी किताबें समेटते हुए नाराज़गी से बोली, तुमसे बात करना ही फजूल है। अरे जा कहाँ रही हो? दोबारा तुमसे बात नहीं करूँगी, जहन्नुम में जा रही हूँ मैं। जाहिर है मैं तो जन्नत में होंगी, जहन्नुम से जन्नत की कॉल तो खासी महंगी पड़ जाएगी। वो रत्ती भर भी संजीदा नहीं लग रही थी। अबीर मैं परेशानी से मरने वाली हो रही हूँ और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, वो रौनकी होकर बोली। क्यों परेशान हो यार? परेशानी की बात नहीं, अरूज सिर्फ तुम्हें डरा रही थी और तुम डर भी गई। तुफ है तुम पर, फिर हम क्या करें? सकून की ज़िंदगी गुजारें। अबीर ने तुरंत कहा और अरूज के खौफ से बाहर निकल आई। बताओ, गलत काम करे वो और खौफ ज़दा हों हम? अभी ये बातें हो रही थी कि उनकी क्लास की जीआर तेज़ तेज़ कदमों से उनकी तरफ आ गई। शुक्र है तुम लोग मिल गई, उसने सांस हमार करते हुए खुशी से कहा। हम कहीं गुम हो गए थे क्या? अबीर ने मासूमियत से पूछा। जीआर इस बात पर हंसती। अरे नहीं पागल, तुम्हें मैडम जरताशिया ने स्टाफ रूम में बुलवाया है, उसने तन्वा से कहा। मुझे? क्यों? ये तो पता नहीं, उन्होंने कहा था तुम्हें स्टाफ रूम में भिजवा दूँ, लेकिन तुम लोग कॉलेज का कोना चुन कर बैठी हो। तौबा, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मेरी टांगें शल हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, तन्वा ने खड़े होते हुए कहा था। ना बाबा, मैं तो अब कैंटीन जा रही हूँ, तुम खुद ही स्टाफ रूम तक जाओ, उसने साफ कहकर इनकार कर दिया। बस मिस जरताशिया को बता देना कि मैंने उनका मैसेज तुम्हें पहुँचा दिया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये समीना मैडम कर क्या रही है? पहले उसने उसको कहा कि समीना ने पहले गलती की सरवत वाले मामले को उलझाकर, ठीक है, उसके सबके दरमियान बोल दिया, ठीक है। उन दोनों का इतनी मुश्किल से पैचअप हुआ था, दोनों मियाँ बीवी का। एक ये मिस्टेक की, उसके बाद दूसरी उसने की कि तुम इधर ही से तालीम हासिल करो।
और हम लोग हैं वे बोझ बनेंगे उन पर, ये वो, तुम इधर ही एडमिशन ले लो, ठीक है। उसका दिल ये चाहा, उसने ये बोल दिया। और अपने भाई को वो कह रही है कि भाई वो तो मान ही नहीं रही, वो कह रही है कि वो यहाँ पर पढ़ना चाह रही है। तो ये सीन। और तीसरी जो उसकी बात ये अब अजीब लगी, ये जलालुद्दीन को कह रही है कि भाई, हालांकि उसको पता भी है उसकी शरोज़ के साथ मंगनी हो चुकी है। यार ये खेल क्या रही है, ये कर क्या रही है मैडम समीना, मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो आप लोग भी बताइए कि हो क्या रहा है इस नॉवल में। तो मिलते हैं फिर इसके अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।